हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है विपिन यादव, आप सबका विपिन भैया। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि आखिर परिवर्तन क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। क्या होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी द्रव और पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ में जो है निरंतर रूप से चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और ये परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? ये परिवर्तन भैया दो प्रकार से होते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के साथ होगा तो उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो उसमें अवस्था और आकार में चेंज देखने को मिलेगा। अवस्था में कैसे? जैसे कोई चीज ठोस में है तो द्रव में हो जाएगी, द्रव में है तो वाष्प में हो जाएगी। आकार, जैसे कोई लिक्विड पदार्थ है तो उसको जैसे आप पात्र में रखोगे वही वो शेप ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आकार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। किसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा? कब? जब भौतिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक संगठन मतलब उनके सूत्रों में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे H2O है, जैसे जल है H2O, तब जब बर्फ फॉर्म में H2O रहेगा तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तब भी यही रहेगा, और जब वाष्प बन जाएगा जल तब भी फॉर्मूला यही रहेगा। यानी दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन, ठीक ना। यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा। किसमें? भौतिक परिवर्तन, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और द्रव्यमान भी वही रहेगा। जो द्रव्यमान बर्फ अवस्था में रहेगा वही जल में रहेगा, वही वाष्प में रहेगा, ठीक ना। जब रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। दो मेन बातें आ जाती हैं कि जब भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ के साथ होगा तो उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी क्या है, जो भौतिक परिवर्तन है ये एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि इसे पुनः आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। अब अगर उदाहरण लें तो मान लीजिए आपके पास एक बर्फ का गुट्टा है, उसको आप गर्म करते हैं तो उस किस में कन्वर्ट होगा? जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? गलन। अब आपके पास जल आ गया, उसको आप गैस पे रख के ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में कहते हैं भैया क्वथन। अब आप भाप वो बन गया, अब भाप से आपको जल में जाना है उल्टा, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि संघनन करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा जल। अब जल से अगर बर्फ जमाना है तो क्या करते हैं? फ्रिज में लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? हिमीकरण। जब बर्फ जमता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिमीकरण। ये एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जहां भी क्या है, अवस्था और आकार में परिवर्तन देखने को मिले, रासायनिक संगठन या द्रव्यमान में परिवर्तन देखने को ना मिले, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अगर देखें तो इसमें क्या होता है भैया, रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में चेंज देखने को मिलेगा। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में, ठीक। अब जब इन दोनों में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? एक नया पदार्थ बनता है, और यह स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है भैया? स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कोई भी चीज अगर जल रही है, जैसे कोयले का जलना, मैग्नीशियम का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन का पचना, दूध से दही बनना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन हमारे हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, वो कैसे होता है? देखिए, जैसे फेरस है, लोहे का क्या है? Fe, फेरस। और उसको जब लोहे को नमी वायु में रखते हैं तभी क्या होता है? उस पर जंग लगता है। तो वायु में रख दिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया और उससे क्रिया कराया तो हमको मिल जाता है Fe2O3। यही है, लाल रंग का होता है, जो हम क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में? जंग लगना, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ, रासायनिक संगठन में क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि उनके सूत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है और नया पदार्थ। तो देखिए एक नया पदार्थ मिल गया और सूत्रों में भी परिवर्तन है, यानी कि इनके गुण कुछ और होंगे और जो हमको नया पदार्थ मिलेगा उसका गुण कुछ और होगा। तो इस प्रकार से आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगला टॉपिक है हमारा भैया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों के बीच में क्या होता है, जिस दौरान क्या होता है, पदार्थों के बीच में रासायनिक परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक मिलेगा अपकारक और एक मिलेगा उत्पाद।
इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो आप रासायनिक अपक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए एकदम तैयार हैं। क्या है, अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो देखिए, जब भी हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा भैया। आज जब अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? H2O, जल मिलेगा। ठीक ना भैया, क्या मिलेगा हमको? जल मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है रिएक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और यही क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अगर दूसरा ले हम कैल्शियम कार्बोनेट और इसको क्या करें, हीट करें तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल, और डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर इन एग्जाम्पल की हेल्प से, इन उदाहरणों की हेल्प से आप रासायनिक अपक्रिया की दूसरी डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो वह भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी अभिकारक हैं और इधर वाले क्या हैं? ये सभी उत्पाद हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर? आप देखिए डेफिनेशन कैसे बनानी है। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ या नया उत्पाद बनता है। इस परिघटना को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं चीजें जो है रासायनिक अपक्रिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। रही नोट्स की बात तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पीडीएफ दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या साथ में लिखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप साथ में भी लिख सकते हैं और वहां से पीडीएफ भी आपको एकदम हैंड रिटन नोट मिल जाएगी, तो वहां से आप कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ें तो अगर हम जाने कि रासायनिक अपक्रिया जो है वो क्यों होती है, आखिर कौन सी आवश्यकता अनपढ़ी जो है केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होने लगी। तो देखिए, जब क्या होता है, जब अपक्रिया होती है तो रासायनिक पदार्थों के बीच में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है और उस दौरान ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। हो सकता है ऊर्जा कम हो सकता है ऊर्जा ज्यादा हो। तो जब किसी पदार्थ की जो है भैया ऊर्जा अधिक होगी, जब ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी, तो वो पदार्थ क्या होगा? कम स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। अगर किसी पदार्थ की ऊर्जा कम होगी तो वो पदार्थ क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। जब ऊर्जा ज्यादा तो पदार्थ स्थायी कम होगा। अगर ऊर्जा कम तो पदार्थ क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। ठीक ना? और इस जो पदार्थ होते हैं भैया, जो पदार्थ होते हैं वो एक चाहत रखते हैं, एक प्रवृत्ति रखते हैं। वो चाहत क्या है? स्थायी होने की। जितने भी हमारे जो पदार्थ हैं, जितने भी जो भैया हमारे पदार्थ होते हैं, उन सबके पास एक चाहत होती है, एक प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति क्या है भैया? स्थायी होने की। हर पदार्थ जो है स्थायी होना चाहता है। आप कह सकते हैं कि इसी के कारण जो है हमारी जो है रिएक्शन होती है। कैसे? जैसे कोई जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? वो स्टेबल होना चाहते हैं। तब जो दो पदार्थ आपस में पास में आते हैं तो वो स्थायी होने के लिए आपस में क्रिया कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, और तब वो क्या हो जाएंगे? अधिक स्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी कि पदार्थ के कौन से गुण? स्थायी होने की गुण के कारण जो है रिएक्शन हमारी संपन्न होती है। इस प्रकार आप जो है रासायनिक अपक्रिया क्या है और क्यों होती है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है और कितने प्रकार से होती है। इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करेंगे।